Bismillahirrahmanirrahim. We are going to start one of the most important topic of long question, which is related with chapter number 1, the periodic table, secondary chemistry. और ये क्या है? Manleaf contribution. In 1869, Manleaf presented his periodic table, which is based on atomic mass. 1869 में मैनलीफ ने अपना पीरियोडिक टेबल पेश किया जो किस पे बेस करता था? एटॉमिक मासेस के ऊपर. तो सिंपल वर्ड में हम ऐसा कह सकते हैं, द पीरियोडिक टेबल विच इज बेस्ड ऑन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मासेस और द पीरियोडिक टेबल विच इज बेस्ड ऑन एटॉमिक मास इज कॉल्ड मैनलीफ पीरियोडिक टेबल. ये भी हम लिख सकते हैं. अब मैनलीफ एक टेक्निकल साइंटिस्ट कह लें, टेक्निकल साइंटिस्ट था. मैनलीफ को अपने ज़माने का जादूगर कहते थे. अपने ज़माने का जादूगर मतलब देखें, एक सिंपल सी बात यह है कि जादूगर हम किसको कहते हैं? अगर कोई बंदा है वो नज़र का धोखा, मतलब जिस तरह जादू वगैरह हो रहे होते हैं, जादू फिलहाल कुछ नहीं होता, वो हाथ की सफाई होती है. अगर आपके समझ में नहीं आया तो वो क्या है? जादू है. अगर समझ में आ गया बोले हाथ की सफाई है. इसी तरह है. तो ये टेक्निकल आस्पेक्ट्स इससे पहले कोई साइंटिस्ट ऐसा नहीं था जिसने अपने दौर के तमाम डिस्कवर्ड एलिमेंट्स अपने लॉ के तहत, जो लॉ उसने उस साल पेश किया उसके तहत उसने उनको अरेंज कर दिया. मैनलीफ ने ना सिर्फ उस दौर के तमाम डिस्कवर्ड एलिमेंट्स को अपने स्टेटमेंट या लॉ के ज़रिए सारे के सारे क्लासिफाई कर दिए, उनको उनकी जगह दे दी, बल्कि अनडिस्कवर्ड एलिमेंट की पेशन गोई की और उनके लिए भी वेकेंट स्पेसेस छोड़ दी. ये बात बड़ी मायने रखती थी कि भाई ना सिर्फ इसने अपने दौर के डिस्कवर्ड एलिमेंट्स को अरेंज कर दिया, बल्कि अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स को भी उनके स्पेसेस प्रोवाइड किए अपने पीरियोडिक टेबल के अंदर, और उनकी प्रॉपर्टीज़, उनके एटॉमिक नंबर, उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी सब कुछ बता दिया, हत्ता कि नाम भी बता दिया था. मतलब ये कैसे हुआ ये हम इस पीरियोडिक टेबल में देखते हैं. मैनलीफ ने असल में स्टडी की अपनी पिछली जो जितने साइंटिस्ट गुजरे थे उनकी हिस्ट्री की. न्यूलैंड के उसने स्टेटमेंट लिया और उसमें से 8 का वर्ड काट दिया. यानी कि अगर हम इसको डिटेल में लिखेंगे, वो नोट्स वगैरह में मौजूद है. तो द पीरियोडिक टेबल विच इज बेस्ड ऑन एटॉमिक मास इज कॉल्ड मैनलीफ पीरियोडिक टेबल. ऐसा पीरियोडिक टेबल जो एटॉमिक मास पे बेस करता है वो कहलाता है मैनलीफ पीरियोडिक टेबल. अब इसका स्टेटमेंट क्या है? इसका स्टेटमेंट क्या है? प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स. प्रॉपर्टीज दो टाइप की होती है, केमिकल और फिजिकल. प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स are the periodic function of their increasing atomic masses. एलिमेंट की जो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज होती हैं वो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास पे डिपेंड करती हैं. अगर इसको उर्दू में बोला जाए, एलिमेंट की खुसूसियात उसके एटॉमिक मास के दौरी कुलिये का इआदा करती हैं. अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हमें स्टेटमेंट तो एज इट इज लिखा जाएगा, इसको एक्सप्लेन करना है. इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है? अकॉर्डिंग टू मैनलीफ कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ मैनलीफ पीरियोडिक टेबल, इफ एलिमेंट्स are arranged on the basis of increasing atomic masses, then those elements which have similar properties repeat themselves after regular interval of time. According to Manleaf contribution,
If elements are arranged on the basis of their increasing order of atomic masses, अगर एलिमेंट को उनके बढ़ते हुए एटॉमिक मासेस के लिहाज से रखा जाए, then those elements, तो वो तमाम एलिमेंट्स which have similar properties, जिनकी खुसूसियात सेम होंगी, repeat themselves, अपने आप को बार बार रिपीट करेंगे after regular interval of time, एक खास रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद। वो रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम 2 के बाद भी आ सकता है, 8 के बाद भी, 18 के बाद भी और 32 के बाद भी। जबकि न्यूलैंड ने फिक्स कर दिया था कि हर 8वां एलिमेंट पहले वाली प्रॉपर्टीज को रिपीट करेगा। इसी वजह से आफ्टर कैल्शियम वो तमाम एलिमेंट्स को अरेंज नहीं कर पाया, इसने वहां से 8 का वर्ड काट दिया। इसने कहा यकीनन अगर एलिमेंट्स को उनके बढ़ते हुए इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस के लिहाज से अरेंज करें तो तमाम एलिमेंट जिनकी प्रॉपर्टीज सेम होंगी अपने आप को रिपीट तो करेंगे, लेकिन वो 8 के बाद, 18 के बाद, 32 के बाद नहीं करेंगे, बल्कि एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम है, वो कब आएगा नहीं मालूम, जैसे ही आएगा हम एक नए पीरियड में एलिमेंट को रख देंगे। तो ये थी किसकी, इस स्टेटमेंट की एक्सप्लेनेशन। अब सेलिएंट फीचर्स क्या आते हैं? अब इस पीरियड टेबल के सेलिएंट फीचर्स थे, जिस तरह हर चीज के फीचर्स होते हैं। पहली बात, सारे के सारे एलिमेंट आसानी से एक जगह पर क्लासिफाई हो गए, जितने भी डिस्कवर्ड एलिमेंट थे बहुत ही आसानी हुई। एलिमेंट्स के वर्टिकल कॉलम हॉरिजॉन्टल रॉस बन गए। एलिमेंट्स की क्या बन गए थे? वर्टिकल कॉलम्स बन गए थे और हॉरिजॉन्टल रॉस बन गई थी। वर्टिकल कॉलम्स को हम क्या कहते हैं? ग्रुप। और हॉरिजॉन्टल रॉस को, अच्छा मैनलीफ के दौर में हॉरिजॉन्टल रॉस को हॉरिजॉन्टल रॉस ही कहते थे, जबकि हम क्या कहते हैं इसको? हम पीरियड्स। अच्छा, टोटल ग्रुप कितने थे? टोटल 8 ग्रुप थे मैनलीफ के पीरियड टेबल के अंदर, लेकिन हॉरिजॉन्टल रॉस कितनी थी? 12। ये मल्टीपल चॉइस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन मैनलीफ पीरियड टेबल देयर आर 8 वर्टिकल कॉलम्स, मतलब 8 ग्रुप्स एंड 12 हॉरिजॉन्टल रॉस। जबकि अगर हम मॉडर्न से कंपेयर करें, मॉडर्न में 8 वर्टिकल कॉलम होते हैं, 8 ग्रुप होते हैं और उनके सब फैमिलीज हैं, फैमिली ए, फैमिली बी, 16 सब ग्रुप। लेकिन जो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल रॉस है वो कितनी है? 7 पीरियड है, 7वां इनकम्प्लीट है। अगर कोई नया एलिमेंट डिस्कवर्ड होगा तो कहाँ रखेंगे? 7वें पीरियड में। लेकिन मैनलीफ में 12 हॉरिजॉन्टल रॉस थी, 12 पीरियड थे और क्या थे? 8 ग्रुप। ठीक है, ग्रुप में जो एलिमेंट्स आते रहेंगे, इसका मतलब उन तमाम की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं? सेम। ये बहुत बड़ी बात थी कि सेम प्रॉपर्टीज़ वाले एलिमेंट सेम ग्रुप में आ गए। अब हम चलते हैं इसके एडवांटेज की तरफ, देन वी विल डिस्कस अबाउट इट्स डिसएडवांटेज। तो यहां पर हमारे पास एडवांटेजेस ऑफ मैनलीफ पीरियोडिक टेबल। सबसे पहला एडवांटेज, नंबर 1, सिस्टमैटिक स्टडी और ईजी स्टडी। एलिमेंट को स्टडी करना बहुत ही आसान हो गया था। सेम प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट सेम ग्रुप में आ गए। पहले अगर 80 एलिमेंट थे या 60 एलिमेंट थे, 70 एलिमेंट थे, एक एक एलिमेंट की स्टडी करें, टाइम ज़्यादा लग रहा है, इंफॉर्मेशन कम आ रही है। अब ग्रुप में एक एलिमेंट की स्टडी कर ली, एक एलिमेंट की जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, बाकी तमाम केमिकल प्रॉपर्टीज उसी तरह की उस पूरे ग्रुप के एलिमेंट की हैं। तो स्टडी ऑफ एलिमेंट बहुत ही आसान हो गई थी और सिस्टमैटिक वे में हो गई थी। एक एडवांटेज है सिंपल ही। सेकंड, जो सबसे बड़ा एडवांटेज है, वो सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है? प्रिडिक्शन ऑफ अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स, नए अनासिर की पेशन गोई। ठीक है, मैनलीफ ने ना सिर्फ अपने दौर के तमाम डिस्कवर्ड एलिमेंट्स को इस लॉ के तहत अरेंज कर दिया, बल्कि जो उसके दौर में एलिमेंट डिस्कवर्ड भी नहीं थे उसके लिए भी उसने वेकेंट स्पेसेस छोड़ दी, उनकी प्रॉपर्टीज़ बता दी, उनके एटॉमिक नंबर बता दिए, एटॉमिक मासेस बता दिए,
एटॉमिक नंबर की डिस्कवरी नहीं थी, एटॉमिक मासेस बता दिए, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ बता दी, केमिकल प्रॉपर्टीज़ बता दी, हत्ता के नेम भी बता दिया। इसी प्रॉपर्टी की बुनियाद पर, इसी एडवांटेज की बुनियाद पर मैनलीफ को अपने ज़माने का जादूगर कहा जाता था। अब वो किस तरीके से बताया, ज़रा ये देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखें, पहली बात तो ये, मैनलीफ का पीरियोडिक टेबल किस पर बेस करता है? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट कर लेते हैं, एक एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर कितना है 51, एटॉमिक मास कितना है 51, फिर कौन सा आएगा 52, फिर कौन सा आएगा 53, अब कौन सा आना चाहिए 54, लेकिन 54 डिस्कवर्ड ही नहीं है, तो अब कौन सा आएगा 55, फिर कौन सा आएगा 50। इट मीन्स दैट अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस, जब इसने एलिमेंट को रखना स्टार्ट किया तो एक कुछ मासेस मिसिंग थे, जो मासेस मिसिंग थे इसने कहा यहाँ पे कोई एलिमेंट है, उसके लिए वेकेंट स्पेस छोड़ दी। टेक्निकल है, आप लोगों की समझ में आ जाएगा। पहले क्या बताया उसने? एटॉमिक मास। इसी तरह जब इसने एलिमेंट्स अरेंज किए होंगे तो वर्टिकल कॉलम्स बन गए होंगे। जब वर्टिकल कॉलम्स बन गए होंगे इसका मतलब कि एक नॉर्मल सी बात करते हैं, अगर ये इसका कलर कैसा है? इसका कलर है फॉर एग्जांपल लाइट ग्रे। कैसा है इसका? लाइट ग्रे कलर है। और यहां पे आते आते ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? ब्लैकिश में। इसका मतलब जब हम लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं तो कलर इंटेंसिटी क्या हो रही है? इंक्रीज। समझाने के लिए सिंपल ही, तो इसका मतलब जो एलिमेंट आएगा उसका मास तो 54 होगा, कलर क्या होगा? या तो डार्क ग्रे होगा या तो कैसा होगा? ब्लैक। ये बता दिया उसने। कैसे बताया? टेक्निकली बता दिया। फिर वो जिस, अब इस तरीके से यहां पर कोई मेटल्स हैं तो ये 51 वाला मेटल है, इसके नीचे वाला भी मेटल होगा। अगर एक नॉन मेटल है उसके नीचे वाला भी क्या होगा? नॉन मेटल। प्रॉपर्टी सेम, केमिकल प्रॉपर्टीज बता दी। चले इसने फिजिकल प्रॉपर्टीज बता दी, केमिकल प्रॉपर्टीज बता दी, एटॉमिक मास बता दिया। नेम कैसे बताया? सबसे बड़ा मसला था नेम कैसे बताया। सबसे बड़ी बात थी नेम, तो भाई बताना बहुत बड़ी बात है। नेम कैसे बताया? असल में इसने जो 3 एलिमेंटों का नाम रखा, ए का बोरॉन, ए का एल्यूमिनियम, ए का सिलिकॉन, ए का बोरॉन, ए का एल्यूमिनियम, ए का सिलिकॉन। असल में ए का ये एक लैंग्वेज का वर्ड है, संस्कृत, ठीक है, संस्कृत का वर्ड है ये। और इसके मायने क्या होते हैं? इसके मायने होते हैं बिफोर, पहले। मैनलीफ ने कहा कि बोरॉन से पहले स्पेस छोड़ दें। किस जबान ने कहा? संस्कृत ने कहा। जब संस्कृत में इसने कहा ए का बोरॉन, तो लिखने वाले ने क्या लिखा? ए का बोरॉन इज द नेम ऑफ अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स। ए का बोरॉन इज द नेम ऑफ अनडिस्कवर्ड एलिमेंट। बोरॉन से पहले उसने कहा कि ए का एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम से पहले वेकेंट स्पेस छोड़ दें। लिखने वाले ने लिखा ए का एल्यूमिनियम इज द नेम ऑफ अनडिस्कवर्ड एलिमेंट। सिलिकॉन से पहले वेकेंट स्पेस छोड़ दी जाए भाई। लिखने वाले क्या लिखा? ए का सिलिकॉन इज द नेम ऑफ अनडिस्कवर्ड एलिमेंट। ठीक है, तो ए का एल्यूमिनियम, ए का बोरॉन, ए का सिलिकॉन, मतलब वेकेंट स्पेस बिफोर बोरॉन, वेकेंट स्पेस बिफोर एल्यूमिनियम, वेकेंट स्पेस बिफोर सिलिकॉन। लेकिन हम लोग पढ़ते हुए हिस्ट्री में ही नाम है ए का बोरॉन, ए का एल्यूमिनियम, ए का सिलिकॉन आर द नेम ऑफ अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स। 1869 के बाद जब इसने पीरियोडिक टेबल अरेंज कर दिया, 3 एलिमेंट डिस्कवर्ड हुए, स्कैंडियम, जर्मेनियम और गैलियम। और इन तीनों की प्रॉपर्टीज वही थी विच मैनलीफ हैड ऑलरेडी प्रिडिक्टेड, जो जिनकी पेशन गोई मैनलीफ ने कही थी, बिल्कुल एज इट इज वही एलिमेंट। जाहिर सी बात है अगर 54 वाला एलिमेंट डिस्कवर्ड होगा तो उसका मास 54 ही होगा और प्रॉपर्टीज 19-20 मैच करती हुई होंगी। तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज था जिसकी बेसिस के ऊपर 1869 से लेके 1911 तक, जब तक एटॉमिक नंबर डिस्कवर्ड नहीं हुआ, 1911-1913 के अंदर जब डिस्कवरी 1911 में एटॉमिक नंबर की, उसके बाद 1911 और 13 के दरमियान में मॉडर्न या मोजलेस पीरियोडिक टेबल पेश किया गया। यानी कि अब एक दो चीज़ें और भी थी एडवांटेज। दूसरा तीसरा क्या था? ग्रुप नंबर रिप्रेजेंट हाईएस्ट वैलेंसी अटेन बाय एनी एलिमेंट। जो भी किसी एलिमेंट का ग्रुप नंबर है वो ये बताता है कि वो एलिमेंट हाईएस्ट वैलेंसी क्या अटेन कर सकता है। मतलब ये क्या होगा? एडवांटेज। और बहुत सारे, मतलब सबसे बड़ा एडवांटेज क्या था कि उस दौर के तमाम डिस्कवर्ड एलिमेंट्स
इसने अरेंज कर दिए, सिस्टमेटिक स्टडी हो गई, स्टडी आसान हो गई, और नए आने वाले एलिमेंट की पेशन गोई कर दी, और जो वर्टिकल कॉलम्स थे उसमें सेम प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स थे और वो जाहिर करते थे हाईएस्ट वैलेंसी अटेन बाय एनी एलिमेंट। ठीक है, तो उम्मीद है कि यहाँ तक तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा एडवांटेज। नाउ वी आर गोइंग टू मूव टूवर्ड्स डिसएडवांटेज। नाउ वी आर गोइंग टू मूव टूवर्ड्स डिसएडवांटेज ऑफ मैनलीफ पीरियोडिक टेबल। फर्स्ट ऑफ ऑल, पहला डिसएडवांटेज, अब यकीनन किसी ने कोई चीज़ पेश की है तो उसमें डिसएडवांटेजेस भी होंगे, ठीक है, लेकिन डिसएडवांटेज होने के बावजूद भी ये बाकी तमाम जो पीरियोडिक टेबल पेश किए गए थे उनके मुनासबत से बहुत अच्छा पीरियोडिक टेबल था। पहली बात, मैनलीफ ने कुछ एलिमेंट्स थे उनकी प्रॉपर्टी सिमिलर नहीं थी। फॉर एग्जाम्पल, कॉइनेज मेटल्स एंड अल्कली मेटल्स। कॉइनेज मेटल सिक्के बनाने वाली धातें। अब कॉइनेज मेटल और अल्कली मेटल कहने को दोनों मेटल्स हैं, लेकिन दोनों केमिकली सिमिलर नहीं है। इसने असाइन कर दिया दोनों को सेम ग्रुप, बोथ आर डिसिमिलर। मैनलीफ प्लेस कॉइनेज मेटल्स एंड अल्कली मेटल्स बोथ आर केमिकली डिसिमिलर इन द सेम ग्रुप, ये डिसएडवांटेज। सेकंड, कैडमियम एंड मर्करी बोथ आर केमिकली सिमिलर, ये दोनों केमिकली सिमिलर है। इस तरह के और भी एलिमेंट्स थे, इनको असाइन किया डिफरेंट ग्रुप, तो ये भी डिसएडवांटेज था भाई, सेम ग्रुप वाले एलिमेंट्स को सेम रखें, लेकिन क्योंकि एटॉमिक मास पे चल रहे थे तो चलने दिया गया। सबसे बड़ा डिसएडवांटेज जिसकी वजह से मैनलीफ को पता चल गया था कि उसका पीरियोडिक टेबल में कुछ खामियां ज्यादा ही हैं, वॉयलेशन ऑफ रूल्स। थर्ड क्या है सबसे इंपॉर्टेंट, वॉयलेशन ऑफ रूल। इससे पहले कि मैनलीफ का पीरियोडिक टेबल कोई और उसमें डिसएडवांटेज निकालता, खामियां निकालता, मैनलीफ को खुद पता चल गई। वॉयलेशन का मतलब क्या है, खिलाफ वर्जी करना। वॉयलेशन मींस खिलाफ वर्जी करना। मैनलीफ ने एलिमेंट्स को अरेंज किया था इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मासेस के लिहाज से, लेकिन मैनलीफ ने जिस तरह प्लेस किया आर्गॉन, दैट इज आर्गॉन का मास होता है 39.9 बिफोर पोटेशियम, मास है 39। इंक्रीजिंग ऑर्डर के लिहाज से पहले पोटेशियम आना चाहिए, बाद में आर्गॉन, क्योंकि पोटेशियम का मास कम है और आर्गॉन का मास ज्यादा है। इसी तरह टेलेरियम Te 127.6 बिफोर आयोडीन, मास 126.9। टेलेरियम को रखा आयोडीन से पहले, जबकि पहले आयोडीन को रखना चाहिए, 126.9 मास है और टेलेरियम का मास 127.6 है। तो ये कहलाते हैं मिसफिट पेयर ऑफ एलिमेंट्स। अब वजह सिंपल क्या थी कि एटॉमिक मासेस के लिहाज से अगर रखते तो पूरा का पूरा ऑर्डर चेंज हो जाता, एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स थे वो डिफरेंट ग्रुप असाइन हो जाते। तो इसने जब एलिमेंट्स को रखा तो आर्गॉन और पोटेशियम को इंक्रीजिंग के बजाय, अपने लॉ के बजाय उसको उसके बरखिलाफ कर दिया, डिक्रीजिंग ऑर्डर में रख दिया। पहले आर्गॉन, फिर पोटेशियम, पहले टेलेरियम, फिर आयोडीन। तो ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है जो कि मैनलीफ के पीरियोडिक टेबल में पाया जा रहा है। अब जब हम 1911 की बात कर लें, हमने तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ लिया है। जब 1911 में एटॉमिक नंबर की डिस्कवरी हुई तो पता चला है कि मैनलीफ ने बिल्कुल सही रखा था। असल में आर्गॉन का एटॉमिक नंबर होता है 18, पोटेशियम का होता है 19, लेकिन उस दौर में 1869 में एटॉमिक नंबर डिस्कवर्ड ही नहीं है। जब एक चीज़ डिस्कवर्ड ही नहीं है तो मैनलीफ भी क्या करेगा, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज था, वॉयलेशन ऑफ रूल। मैनलीफ ने अपना रूल खुद ही ब्रेक कर दिया इन प्लेसिंग सर्टेन मिसफिट पेयर ऑफ एलिमेंट्स। इसके अलावा नो कॉन्सेप्ट अबाउट पीरियोडिसिटी। अब एलिमेंट प्रॉपर्टीज को रिपीट कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, वजह क्या है?
ये भी हम देखेंगे आगे बोर स्कीम ऑफ क्लासिफिकेशन में। जो एलिमेंट प्रॉपर्टीज होती हैं वो डिपेंड करती हैं जर्नल वैलेंस या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर। लेकिन पीरियोडिसिटी क्यों हो रही है, वजह क्या है, इसको ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया। ठीक है, और इसके अलावा एक पॉइंट और लिखा हुआ है कि मैनलीफ पीरियोडिक टेबल कैन नॉट एक्सप्लेन पीरियोडिसिटी एंड डज नॉट प्रोवाइड एनी आइडिया अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ एटम। एटम के स्ट्रक्चर के बारे में कुछ नहीं जानता। अब वो एक पॉइंट लिखा हुआ बुक में, हमें पढ़ना पड़ेगा, जबकि एटम के स्ट्रक्चर से कोई ताल्लुक नहीं है, इसका ताल्लुक है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स से। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये तमाम डिसएडवांटेज एडवांटेजेस और मैनलीफ के सैलिएंट फीचर समझ में आ गए होंगे। इफ़ यू हैव एनी क्यूरी देन प्लीज़ आस्क। तो जब तक अपना ख्याल रखें, टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।